और ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट का व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक से इनकार कर दिया गया है। 6 फरवरी तक व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले में 6 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के लिए कहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। हाईकोर्ट का व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक से इनकार है। 6 फरवरी तक आपको बता दें कि व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी मामले में 6 फरवरी को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को भी निर्देश है कि जगह को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक हम नहीं लगाएंगे। 6 फरवरी तक जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। कहा है कि जगह को आप संरक्षित रखने का काम करें। ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को मिला है हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में हुए फैसलों की जांच के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। इस कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू बागमार को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। यह कमेटी 3 महीने में सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी। 4 मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के 2 तरह के फैसलों की जांच करेगी। कमेटी 1 अप्रैल से यानी कि जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक गहलोत मंत्रिमंडल के फैसले और बड़े कामों की समीक्षा करेगी। वहीं गहलोत राज के पूरे 5 साल में नॉन बीएसआर रेट पर हुए सभी कामों की जांच होगी। बता दें कि कांग्रेस राज के आखिरी 6 महीने में घोषित सभी योजनाएं और कामों को जांच के दायरे में लाया जाएगा, चाहे वो फ्री मोबाइल बांटने की बात हो, फ्री राशन हो या फिर शहरी ओलंपिक सहित दर्जन भर लोक लुभावन योजनाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चूरी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर तारानगर तहसील के गांव झोडरा के पास एक परिवार को दबंगों ने बेघर करने की कोशिश की है। डरे सहमे भाई बहन ने चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की अब गुहार लगाई है। पीड़ित भाई बहन ने आरोप लगाया है कि उन्हें गांव का ही दबंग घर से बेघर करने की धमकी दे रहा है। साथ ही उसके घर में आने जाने का रास्ता तक रोक दिया गया है। और अगली खबर शाहपुरा से है। दरअसल यहां पर राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को लेकर चलाए गए विशेष अभियान को लेकर कलेक्टर और एसपी ने जानकारी साझा की। कलेक्टर ने कहा है कि 15 से लेकर 31 जनवरी तक जिले में अवैध खनन के कुल 31 मामले दर्ज किए गए थे। 20 जनों को गिरफ्तार तक किया गया है। विभाग ने 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसपी विनीत कुमार का कहना है कि अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए 45 वाहनों को हम जब्त कर चुके हैं। इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई हुई है। चालकों के भी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है। बोरा का कहना है कि जिले में अवैध खनन को लेकर आगे भी इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा। और अलवर के ऐतिहासिक सागर जलाशय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिसका असर यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जलाशय और उसके आसपास गंदगी से स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलाशय में गंदगी की वजह से मछलियां तक मरने लगी हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तक रहता है। यहां नशे करने के लिए लोग पहुंचते हैं, गंदगी का सागर जलाशय में फेंक तक देते हैं और ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि यहां पर सफाई हो पाए। बिल्कुल पीड़ा होती है इस घटना को लेकर के, क्योंकि जो जलाशय है और बहुत ही सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल के अंदर आता है। यहाँ पर सैलानी देश विदेश से भ्रमण के लिए आते हैं और जो सागर जलाशय है उसके अंदर जीव है वो पनप रहे हैं, मछलियाँ हैं। जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा इन पर्यटन स्थलों की अपेक्षा की जा रही है, उससे यहाँ पर लगातार गंदगी पनप रही है।
अगली खबर जोधपुर से है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार का सर्किट हाउस पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री लघु उद्योग भारती के हस्तशिल्प मेले में शिरकत करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान 1 साल के सरकार के कामों की समीक्षा पर बयान उन्होंने दिया। कहा, आनन फानन में जारी किए गए आदेशों की समीक्षा होगी और बजरी माफिया को लेकर उन्होंने कहा है कि आगे अवैध खनन पर लगाम लगाई जाएगी। पिछले साल के जो कार्यकाल है, पिछले 1 साल का जो कार्यकाल है, जिस तरह से अंधाधुंध घोषणाएं की गई, बिना बजटीय प्रावधान के घोषणाएं जो की, जो कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं कुछ जगह घोटालों की, उनके लिए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बना करके उन सब कामों की समीक्षा भी की जाएगी और जो घोटाले अगर हुए हैं तो उनकी जांच करके दोषियों को दंडित करने का काम इस आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की सरकार करेगी। खबर टोंक से है, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर नगर पंचायत की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां के कई मोहल्लों में साफ सफाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जिससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। आलम यह है कि नगर परिषद चेयरमैन की लापरवाही के चलते उन्हीं के घर और दफ्तर के नाली के गंदा पानी का ठहराव हर समय देखा जा सकता है। आरोप यह है कि नगर परिषद के चेयरमैन के घर के बाहर निर्माणाधीन गंदे नाले का काम चेयरमैन ने रुकवाया है और ऐसे में इलाके में गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है। लगातार शिकायतों के बाद चेयरमैन की नींद नहीं खुली। अब स्थानीय पार्षद के 7 लोग सड़क पर उतर आए हैं। पानी भरा रहता है रोड के ऊपर, दोनों तरफ जो डोलियां बनी हुई हैं, ये सड़क की तरफ, बीच में जो पानी आता है वो रोड के ऊपर भर जाता है, तो लोग गिर जाते हैं, आने जाने की समस्याएं हैं। इसको लेकर लोगों में आक्रोश था। पहले से यहाँ पे नाली का जो काम है वो सैंक्शन है, वो रुका हुआ था। लोगों का विरोध है कि वो नाली का काम चालू किया जाए, जो पानी है इसको निकाला जाए। पानी जो कमिश्नर मैडम है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि कल परसों तक नाली का काम चालू कर देंगे और जो पानी ये भरा हुआ है इसको निकालने के लिए जेसीबी मंगा के काम चालू करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का जोधपुर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया और पैसों को लूटा है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी 6 महीने में सभी नियम कार्यों को ताक पे रखकर काम किया है। इसकी समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल को लेकर उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मिली एक टी-शर्ट। किसी खिलाड़ी का कोई सिलेक्शन आगे नहीं हुआ। जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो वहीं काम नहीं आए। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से। और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई है कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट मिली। चाहिए आपको? अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव ने अयोध्या में बनाए गए श्री राम मंदिर में अपनी पंचायत के 2100 लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की पहल की है। नीरू यादव ने बताया कि श्री राम दर्शन यात्रा 3 दिवसीय होगी। पंचायत के 2100 लोगों को अयोध्या धाम ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा में जाने वाले सभी राम भक्तों के आने जाने, खाने और रहने का पूरा खर्च अदिति फाउंडेशन वहन करेगा। यात्रा अप्रैल महीने में फसल कटाई और कढ़ाई के बाद होगी। निश्चित तारीख की सूचना अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दी जाएगी। पंचायत मुख्यालय से लोहारू तक बस से और लोहारू से अयोध्या तक ट्रेन से जाएंगे। पंचायत के 2100 लोगों को अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन कराने का प्रकल्प हमने लिया है। जो भी गांव वाले इस श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, उन सभी के आने जाने का, रहने खाने पीने का जो भी खर्चा है वो हमारा फाउंडेशन आदित्य फाउंडेशन है वो उठाएगा। हमारे यहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी अयोध्या की है
और 1 फरवरी से लेके और 1 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, जिसमें जो भी गांव वाले इस यात्रा के लिए इच्छुक हैं वो सभी 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनका जो भी खर्चा इस यात्रा का आएगा, जाने आने का, खाने पीने का, वो सभी जो है वो आदित्य फाउंडेशन वहन करेगा। और अब अगली खबर गंगापुर सिटी से लेते हैं, जहां पर बोचा गांव के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का खंडिप गांव की बैंक शाखा में मर्ज कर दिया गया है। इससे गांव के लोग नाराज हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को भी ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर गांव में ही बैंक शाखा को चालू नहीं किया गया तो मजबूरन बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। सरकारी खजाने को अधिकारियों की लापरवाही से किस कदर पलीता लगता है, इसकी एक बानगी शाहपुरा में देखने को मिल रही है। यहां पर 60 लाख की हाइड्रोक्लोरिक क्रेन थाना परिसर के बाहर खड़ी खड़ी जंग खा रही है। करीब 8 साल से हाइड्रोलिक क्रेन बिना ड्राइवर के शाहपुरा पुलिस थाने के बाहर शोपीस बनकर खड़ी हुई है। इसका खामियाजा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन मालिकों को हो रहा है। वाहन मालिकों को निजी क्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। 2016 में शाहपुरा पुलिस को एक हाइड्रोलिक क्रेन उपलब्ध करवाई गई थी, ताकि राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में जो बड़े वाहन थे उनको हटाने के लिए। लेकिन सिर्फ 14 माह काम करने के बाद पिछले 8 वर्ष से ये क्रेन शाहपुरा थाने के बाहर एक शो फीस के रूप में खड़ी है। इस क्रेन के ऊपर 4 जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, उनको स्पेशल ट्रेंड किया गया था इसके लिए। लेकिन इसके बावजूद पिछले 8 साल से ये क्रेन एक शोफीस के रूप में शाहपुरा थाने के बाहर खड़ी है और आए दिन राजमार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उनको हटाने के लिए वाहन चालकों को अपनी निजी खर्चे से प्राइवेट क्रेन वालों को बुलाना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अतिशीघ्र इस क्रेन को सुचारू रूप से चालू करवा कर वाहन मालिकों को राहत प्रदान करें। चलिए बात करते हैं विधानसभा स्पीकर की। दरअसल वासुदेव देवनानी अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं और देवनानी ने स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिनों में एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क सुधार और दूसरे काम शुरू नहीं हुए तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कामकाज की धीमी गति पर अफसरों की जमकर क्लास तक ली। देवनानी ने आपको बता दें कि सर्किट हाउस में गुरुवार में पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कामकाज की समीक्षा की थी। सीकर के दोद इलाके में सोमवार रात हुए डिलीवरी बॉय के मर्डर के मामले में पुलिस के हाल अभी तक खाली है। परिजन अभी तक यहां पर शव उठाने को राजी भी नहीं है। परिजनों ने थाने के बाहर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया है। हालांकि अभी तक मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग, सब समाज के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लोग बड़े आंदोलन की अब चेतावनी दे रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वन विभाग की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। वन मंत्री संजय शर्मा अरण्य भवन में बैठक ले रहे हैं। मीटिंग के पहले चरण में विभागीय योजनाओं पर प्रेजेंटेशन है और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, वर्तमान हालात पर भी जानकारी ली जा रही है। प्रदेश स्तरीय रिव्यू के बाद अब जिला स्तर पर रिव्यू होगा। अधिकारी जिलेवार पेश कर रहे हैं वन विभाग की रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर वन विभाग से जुड़ी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वन विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। वन मंत्री संजय शर्मा खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अजमेर में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का रूपनगर की जनता की तरफ से नागरिक अभिनंदन किया गया और इसके साथ ही रावत ने सामुदायिक चिकित्सालय में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सामुदायिक चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन और मॉड्यूलर लेबर रूम के आरंभ होने के साथ अब उपचार में आसानी भी रहेगी। मॉड्यूलर लेबर रूम के निर्माण में लगभग 50 लाख की लागत आई है। ये लेबर रूम अभी तक की सबसे एडवांस तकनीक से बना हुआ है। लेबर रूम में डिलीवरी टेबल पूरी तरह से मोटराइज है। और इसी
इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। बजट पर सबसे बड़ा इंटरव्यू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से समझिए बजट का हर आंकड़ा। क्या होगा भारत को विकसित